यूनसियो उस कंप्यूटर रूम को एक्सप्लोर करती है जहाँ उसे एहसास होता है कि स्टूडेंट्स को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। वो कमरे में इधर उधर देखने लगती है, तभी उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे भाग रहा हो। वो उस भूत का पीछा करती है और खुद को एक बिल्कुल दूसरी फ्लोर पर पाती है जहाँ सब कुछ बिल्कुल एक जैसा दिखता है, मानो कोई ट्वाइलाइट जोन एक्सपीरियंस हो। वो अपने फ्रेंड्स को टेक्स्ट करने की कोशिश करती है पर मैसेज जाता ही नहीं। कुछ देर बाद उसे एक कमरे में फोन बजने की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से उसे उठाने भागती है, पर दुर्भाग्य से ये भी एक ट्रिक निकलती है। दरवाजा उसके पीछे लॉक हो जाता है और वो कमरे में एक्सप्लोर करने लगती है। वहाँ उसे मिलता है एक फोटो एल्बम उन सभी स्कूल्स का जो पहले इस सेंटर आए थे, और तभी उसे झटका लगता है। उसमें उसकी खुद की क्लास की एक फोटो भी है, पर सवाल ये है ये फोटो आई कैसे? स्टूडेंट्स ने तो कभी फोटो ही नहीं खिंचवाई थी। एपिसोड 1 में याद है टीचर ने कहा था कि सब वापस आने तक वेट करें ताकि ग्रुप फोटो ली जा सके। वो फोटो कभी हुई ही नहीं, और सबसे अजीब बात, फोटो में स्टूडेंट्स के चेहरे दिखाई नहीं देते सिवाय एक लड़की के जिसे यूनसियो पहचानती तक नहीं। यूनसियो जल्दी से वो फोटो अपने साथ ले लेती है और दीवार में एक ओपनिंग के जरिए वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है। इधर जुवॉन और नाही यूनसियो के इंतजार में परेशान होने लगते हैं। जुंगवॉन डिसाइड करती है उसे देखने जाए कि उसे इतनी देर क्यों हो रही है, पर दुर्भाग्यवश उसे सिर्फ एक डेड एंड मिलता है। यूनसियो कहीं नहीं मिलती। इसी बीच वोटिंग का ड्रामा अपने चरम पर होता है। वोराम को 7 वोट्स मिल चुके हैं और क्योंगजून को 6। खुद को मौत के करीब देखकर क्योंगजून हताश कदम उठाने लगता है। सोमी, जूनही और वोराम मिलकर जीसू और यूजून को मनाने की कोशिश करते हैं कि वो क्योंगजून को वोट करे, पर जीसू प्रेशर में आने से मना कर देती है और सोचने के लिए और समय मांगती है। वोराम गुस्से में आ जाता है और जूनही उसके पीछे बाहर जाता है। वो उससे कहता है अपने रूम में वेट करे जब तक वो सब कुछ सुलझा नहीं लेते। सोमी वही रुककर जीसू और उसके बॉयफ्रेंड को समझाने की कोशिश करती रहती है, पर उसकी कोशिश बेकार हो जाती है। यहाँ तक कि जीसू इल्जाम लगाती है कि शायद सोमी खुद ही माफिया है। दूसरी तरफ क्योंगजून मीना को मना लेता है वोराम तक पहुँचने में मदद करने के लिए। यहाँ ये भी संकेत मिलता है कि क्योंगजून और मीना पहले भी साथ काम कर चुके हैं। जैसे ही मीना वोराम को धोखे से उसके रूम से बाहर निकालकर क्योंगजून से अकेले मिलने भेजती है, बुलीज उस पर टूट पड़ते हैं। वो उसे स्टूडियो में एक कुर्सी से बांधकर टॉर्चर करते हैं जब तक कि वो अनाउंस करने के लिए मान नहीं जाता कि वो माफिया है। इस पूरे समय मीना जीसू और यूजून के साथ रहकर टाइम वेस्ट करती रहती है ताकि वो वोराम के खिलाफ वोट करे। जीसू और यूजून को मनाने में नाकाम होने के बाद जूनही और सोमी वोराम को ढूंढने निकलते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि उसका रूम खाली है और वो उसे हर जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान जून वो नाही के पास वापस आती है और बताती है कि उसे यूनसियो नहीं मिली। वो निकलने ही वाले होते हैं कि तभी यूनसियो भी वापस आ जाती है। वो अपनी फाइंडिंग शेयर करती है, पर जुवॉन को शक होता है जब तक कि यूनसियो उसे वो फोटो नहीं दिखाती। यूनसियो का मानना है कि फोटो में दिखने वाली अजीब लड़की एक भूत है। बातचीत के बीच जूनही आकर पूछता है कि क्या किसी ने वोराम को देखा है। वो सब मिलकर उसे ढूंढने में मदद करने का फैसला करते हैं, पर तभी स्पीकर से एक अनाउंसमेंट सुनकर सबकी रूह कांप जाती है। वोराम खुद अनाउंस कर रहा होता है कि वो माफिया है। वो सब उसे बचाने भागते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये अनाउंसमेंट आखिरी झटका साबित होती है और जीसू व यूजून वोराम के खिलाफ वोट कर देते हैं। जूनही एक एक्स से दरवाजा तोड़कर वोराम को बचा लेता है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, स्टूडेंट्स को मैसेज मिलता है कि वोटिंग खत्म हो चुकी है। वोराम देखता है कि उसे सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं और गुस्से में वो क्योंगजून पर हमला करके उसे मारने का फैसला करता है। वो कहता है कि वो अकेला नहीं मरेगा और एक्स उठा लेता है। ठीक उसी पल जब वो क्योंगजून को मारने वाला होता है, अनाउंसमेंट होती है कि उसे ही अगला एक्सिक्यूट किया जाना है। अपना आपा खोकर वो खुद उसी एक्स से अपनी खोपड़ी को 2 हिस्सों में चीर देता है। उसकी मौत के बाद अनाउंसर खुलासा करता है कि वोराम सच में एक माफिया था। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उसी ने जूहियंग को मारा था। यूनसियो इस विश्वासघात से इतनी टूट जाती है कि घुटनों के बल गिर पड़ती है। दूसरी तरफ क्योंगजून खुद पर बहुत खुश नजर आता है। स्टूडेंट्स रात होने की अनाउंसमेंट से पहले छिपने के लिए भागने लगते हैं। जूनही और जुवॉन यूनसियो को खींचकर सुरक्षित जगह ले जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। वही डरावनी धुन बजनी शुरू होती है और स्टूडेंट्स तुरंत सो जाते हैं। अगली सुबह स्टूडेंट्स उठते हैं। यूनसियो अभी भी उस झटके से उबर नहीं पाई कि वोराम माफिया निकला, पर उठने से पहले ही एक अनाउंसमेंट होती है। पुलिस ने अपनी स्किल इस्तेमाल की, पर फिर भी माफिया ने पार्क जीसू को मार डाला। जीसू एक सिविलियन थी और गेम अभी भी जारी है। स्टूडेंट्स को अब मिडनाइट तक एक और माफिया ढूंढकर वोट करना है। जुंगवॉन हताश होने लगती है और सवाल करती है कि क्या वो कभी यहाँ से जिंदा निकल भी पाएंगे। यूनसियो उम्मीद बनाए रखने की कोशिश करती है और उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक होगा। स्टूडेंट्स अपनी हाइडिंग स्पॉट से
बाहर निकलते हैं और देखते हैं यूजून अपनी गर्लफ्रेंड के मरने पर रो रहा होता है। कुछ ही मिनटों बाद क्योंगजून सबको अचानक एक मीटिंग के लिए बुला लेता है। उसे गर्व है कि उसी ने वुराम को माफिया के तौर पर पहचाना था। वो ऐलान करता है कि आगे से माफिया तय करने की जिम्मेदारी वो खुद उठाएगा। वो सबसे कहता है अपने सस्पिशंस बताए और वो सबसे संभावित माफिया चुन लेगा। बेशक कुछ स्टूडेंट्स उसका सामना करते हैं और पूछते हैं वो खुद को समझता क्या है। क्योंगजून अपना ध्यान जूनही, सोमी, यूनसियो और जुंगवॉन की तरफ मोड़ता है क्योंकि यही 4 लोग वुराम को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसका आर्ग्यूमेंट है कि वो सब माफिया है और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। चारों स्टूडेंट्स इससे इनकार करते हैं और अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करते हैं। हर कोई बताता है कि वो जीसू को क्यों नहीं मार सकते थे। जुवॉन पॉइंट आउट करती है कि जीसू और यूजून पूरी रात एक कमरे में अकेले लॉक थे। सोमी सवाल उठाती है कि क्या यूजून ने खुद बचने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला, पर यूजून वहाँ मौजूद नहीं होता अपनी सफाई देने के लिए। वो बाहर से सब सुन रहा होता है। मीना पूछती है कि डॉक्टर ने जीसू को बचाने के लिए अपनी एबिलिटी क्यों नहीं इस्तेमाल की। आखिरकार क्योंगजून जोर देकर कहता है कि जूनही ही माफिया है। यूनसियो जूनही का बचाव करने की कोशिश करती है, क्योंगजून से विनती करती है, पर उसे कोई दया नहीं मिलती। डर के मारे यूनसियो सीसीटीवी सर्वेलेंस रूम की अपनी खोज उजागर कर देती है और सुझाव देती है कि वो फुटेज चेक करके असली माफिया ढूंढे। दुर्भाग्यवश उन्हें पता चलता है कि किसी ने पिछले दिन का फुटेज डिलीट कर दिया। जुवॉन फाइल्स वापस लाने का फैसला करती है, पर क्योंगजून कहता है यूनसियो सबको धोखा दे रही है। वो और उसकी गैंग यूनसियो के खिलाफ वोट कर देते हैं। वो बाकी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती है कि वोट करने से पहले उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दे। यूनसियो को बचाने के लिए जुवॉन वादा करती है कि रात 11 बजे से पहले फाइल्स वापस ले आएगी। स्टूडेंट्स अलग अलग हो जाते हैं और मीना, सोमी और नाही इन्फर्मरी की तरफ जाती है। वहाँ सोमी और नाही के बीच बहस हो जाती है जब सोमी सुझाव देती है कि यूनसियो को वोट किया जाए। नाही सोचती है कि अगर यूनसियो सिविलियन निकली तो वो सब खुद मर्डरर बन जाएंगे। उसे ये भी चिंता है क्योंकि उसे पता है सोमी हमेशा से यूनसियो को नापसंद करती रही है और अब इस मौके का फायदा उठाकर उससे छुटकारा पाना चाहती है। दोनों के बीच बहस होती है और सोमी नाही से पूछती है कि क्या वो खुद माफिया है, क्योंकि हाल ही में वो जुवॉन और यूनसियो के साथ ही घूमती नजर आई है। मीना देखती है कि लड़ाई हाथ से निकल रही है और बीच बचाव करती है। जुवॉन जूनही और यूनसियो को समझाती है कि वो कल के सिर्फ कुछ ही फाइल्स वापस ला सकती है, इसलिए वो जीसू के मरने से ठीक पहले वाला फुटेज निकालने का फैसला करती है। इसी बीच यूनसियो जूनही को फ्रीजर में मिला वो वॉल एंट्रेंस और अपनी खोजी हुई फोटो दिखाती है। वो उससे कहती है उस पर भरोसा करे और वो कहता है कि वो करता है। वो फिर से उस जगह को चेक करते हैं, पर वो सिर्फ एक डेड एंड तक ले जाती है। ढूंढते ढूंढते यूनसियो जूनही से पूछती है कि अगर वो माफिया निकली तो वो क्या करेगा। जूनही कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कभी उसके खिलाफ वोट नहीं करेगा। ये एक दिल छू लेने वाला मोमेंट था। बाद में दोनों बाहर फ्रेश एयर लेने जाते हैं और यूनसियो कबूल करती है कि वो जीना चाहती है। जूनही उसका हौसला बनाए रखने की कोशिश करता है और पूछता है क्या वो माफिया के खिलाफ और सबूत ढूंढ सकते हैं। वो जीसू के रूम को यूवी लाइट से चेक करते हैं और अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। वो समझ जाते हैं कि किसी ने उस एक्स से दरवाजा तोड़ा था जिससे वुराम ने खुद को मारा था, पर वो यूवी लाइट से माफिया का पता नहीं लगा पाते क्योंकि कुछ लोगों पर यूनसियो समेत खून के छींटे पड़े हुए हैं। एक्सीडेंटली स्पैटर हुआ खून और वो फिर से वही आ जाते हैं जहाँ से शुरू हुए थे। बात करते करते उन्हें मैसेज मिलता है कि फुटेज वापस मिल गया है। स्टूडेंट्स सब इकट्ठा होकर फुटेज देखते हैं और उन्हें हैरानी होती है कुछ ऐसा देखकर जो भूत जैसा दिखता है। फुटेज कांपता हुआ होता है और अचानक हार्ड ड्राइव जलने लगती है। वो जल्दी से आग बुझाते हैं और यूनसियो जोर देकर कहती है कि उसने ये भूत पहले भी एक फोटो में देखा था। वो ग्रुप को वो फोटो दिखाती है और कहती है भूत वही लड़की है जो दूर कोने में खड़ी है। वो स्टूडेंट से कहती है उस पर भरोसा करे और गेम के क्रिएटर को ढूंढने पर ध्यान दे, न कि एक दूसरे को मारने पर। जैसा उम्मीद थी स्टूडेंट्स और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उस पूल की तरफ जाते हैं जहाँ वीडियो में भूत दिखा था। जूनही सुझाव देता है कि समय कम है तो एक नए तरीके से वोट किया जाए। चूँकि यूनसियो को पहले ही 4 वोट्स मिल चुके हैं, वो किसी और को नॉमिनेट करते हैं और बाकी वोट्स को फैला देते हैं। जूनही का आर्ग्यूमेंट है कि अगर किसी एक को सबसे ज्यादा वोट्स न मिले तो वो सब बच सकते हैं। वो खुद को सजेस्ट करता है और सब बराबर तरीके से वोट्स फैलाते हैं। वोट के बाद अनाउंसर चुप रहता है और स्टूडेंट्स सोचते हैं उनका प्लान काम कर गया, पर उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अनाउंसर आकर बताता है कि यूनसियो और जूनही के बीच टाई हो गया है। वो स्टूडेंट से कहती है अगले 5 मिनट में फिर से वोट करें, ये तय करने के लिए कि किसे एक्सिक्यूट किया जाएगा। सिर्फ वही लोग दोबारा वोट कर सकते हैं जिन्होंने इन दोनों को वोट नहीं किया था। बत्तियां चली जाती है
है और एक अलार्म बजते ही स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। सोमी सबसे पहले यूनसियो के खिलाफ वोट करती है और बाकियों से भी ऐसा करने को कहती है। वो यूनसियो के हाथ से वो फोटो छीन कर फाड़ देती है। जुवॉन बाकियों को समझाने की कोशिश करती है कि यूनसियो के खिलाफ वोट न करें। जूनही को फ्लैशबैक आने लगते हैं उन सारे पलों के जब उसके प्यारे लोग उसकी आंखों के सामने मर गए थे। वो फैसला करता है कि यूनसियो को बचाने के लिए वो खुद मर जाएगा। वो कबूल कर लेता है कि वो माफिया है और बाकी स्टूडेंट्स उसके खिलाफ वोट कर देते हैं। सोमी उससे रुकने की गुहार लगाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। क्योंकि सोमी उसे पसंद करती थी इसीलिए वो यूनसियो से नफरत करती है। यूनसियो रोते रोते टूट जाती है और उसका साथ छोड़ने से इनकार कर देती है। जैसे जैसे रिजल्ट्स आने लगते हैं स्टूडेंट्स रात होने से पहले सुरक्षित जगह भागने लगते हैं। जुवॉन और एक और स्टूडेंट मजबूरन यूनसियो को जूनही से दूर खींचते हैं जबकि वो पूल में गिरकर डूब जाता है। इस एपिसोड का ये सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। एपिसोड खत्म होता है एक फ्लैशबैक के साथ जहाँ दिखाया जाता है कि पिछली रात असल में सोमी ने ही जीसू को मारा था। इस बार वो यूनसियो के ऊपर खड़ी होती है हाथ में एक्स लिए हुए। सोमी कुल्हाड़ी से सोई हुई यूनसियो पर हमला करने ही वाली होती है पर तभी एक फ्लैशबैक आता है डे 1 का जिसमें हमें पता चलता है कि माफिया मेंबर्स असल में एक दूसरे को पहले से जानते हैं। उस पहली रात ट्रेनिंग सेंटर में माफिया उठते हैं और उन्हें रूल्स बताए जाते हैं। उन्हें रात में मिलकर यूनानिमसली डिसाइड करना होगा कि सुबह 6 बजे तक किसे मारना है। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो उनमें से किसी एक को मार दिया जाएगा। यही चोई जुनवॉन के साथ हुआ था। प्रेजेंट टाइम में अनाउंसर सोमी को यूनसियो को मारने से रोक देती है उसे रूल्स याद दिलाते हुए। भले ही सोमी जूनही की मौत के लिए यूनसियो को दोषी मानती है पर उसके पास अपनी किलर इंटेंशंस टालने के अलावा कोई चारा नहीं होता। अगली सुबह स्टूडेंट्स उठते हैं और यूनसियो सीधे स्विमिंग पूल की तरफ भागती है। वहाँ उसे जूनही का शरीर पानी में तैरता हुआ मिलता है। वो उसे पानी से निकालकर गले लगा लेती है और अपने फीलिंग्स कबूल कर लेती है। वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। फिर आता है एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट। अनाउंसमेंट होती है कि डॉक्टर ने जूनही को हील कर दिया है यानी जूनही फिर से जिंदा हो जाता है। फिलहाल हमारा क्लास प्रेसिडेंट वापस आ चुका होता है और यूनसियो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। सोमी भी वहाँ आकर जूनही को गले लगाती है पर जैसे ही उसे पता चलता है कि यूनसियो और जूनही उस फटी हुई भूत वाली फोटो को ढूंढ रहे हैं वो गुस्से में आ जाती है। वो यूनसियो को जूनही की मौत के लिए दोष देना शुरू कर देती है और दोनों से कहती है कि भूत के बारे में बात करना बंद करें। इसी बीच ऊंचान और एक और स्टूडेंट देखते हैं कि जिन्हा बाथरूम में एक खून से सने शर्ट को घूर रहा है। वो पूछते हैं क्या हुआ पर उससे पहले ही अनाउंसर बताती है कि शिन सुंगबिन को पिछली रात माफिया ने मार डाला है। स्टूडेंट्स जिन्हा के शर्ट के बारे में और जानने पर अड़े रहते हैं और तभी नाही सुंगबिन की खून से लथपथ लाश देखकर चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। सब तुरंत जिन्हा पर शक करने लगते हैं जो अपनी बेगुनाही की कसम खाता है। इसी बीच यूनसियो सीन की फोटोज लेती है और शरीर को एग्जामिन करती है। वो जुवॉन को बताती है कि सुंगबी न को बहुत बेरमी से कई बार चाकू मारा गया था। माफिया इससे पहले कभी इतने क्रूअल नहीं रहे। यूनसियो नोट करती है कि हमले की हिंसा को देखते हुए माफिया को जरूर सुंगबिन से कोई पुरानी दुश्मनी रही होगी। दूसरी तरफ जिन्हा क्योंगजून से गिड़गिड़ाता है कि वो उसकी तरफदारी करे। जैसे ही स्टूडेंट्स सुंगबिन के बारे में बात करते रहते हैं किसी को दीवार पर जूनही का नाम लिखा हुआ दिखता है। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा और सोचने लगते हैं ये कैसे और क्यों लिखा गया। वो अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये डॉक्टर या पुलिस ने लिखा हो। अब सबका ध्यान जूनही पर जाता है जो कबूल करता है कि उसने पिछले दिन माफिया होने के बारे में झूठ बोला था। वो डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है उसे बचाने के लिए पर साफ करता है कि उसे नहीं पता कि डॉक्टर, पुलिस या माफिया कौन है। पीछे मुड़कर देखने पर स्टूडेंट्स जूनही पर और ज्यादा शक करने लगते हैं क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन के वक्त उसका गेम स्टेटस रिवील नहीं हुआ था और वो एक तरह से खुद लेजारस की तरह वापस जिंदा हो गया था। क्योंगजून सबसे पहले ये सब उजागर करता है और जूनही को एक पॉसिबल माफिया के तौर पर पेश करता है। इससे यूनसियो भड़क जाती है और दोनों लगभग हाथापाई तक पहुंच जाते हैं। जिन्हा पर भी शक गहरा जाता है खासकर जब क्योंगजून उसे भेड़ियों के सामने छोड़ देता है। इस बार जिन्हा चुप बैठने से इनकार कर देता है और क्योंगजून पर हमला कर देता है। दुर्भाग्यवश उसे अपने दोस्त से दुश्मन बने क्योंगजून द्वारा बुरी तरह पीटा जाता है। क्योंगजून जिन्हा के खिलाफ वोट करने बढ़ता है पर जूनही उसे रोक देता है। वो पॉइंट आउट करता है कि अगर क्योंगजून बाकियों की बात सुने बिना अपनी मर्जी करता रहा तो अगला नंबर उसी का होगा। वो सुझाव देता है कि स्टूडेंट्स रात 11 बजे फिर मिले ये तय करने के लिए कि किसे और कैसे वोट करना है। स्टूडेंट्स तितर बितर हो जाते हैं और जूनही सोमी को रुकने को कहता है। वो उससे कहता है किसी और को फंसाकर उसे बचाने की कोशिश न करे।
उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं है और उसने कभी मांगी भी नहीं थी। सोमी उसे धमकाने की कोशिश करती है पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्हा कसम खाता है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगा और स्टूडेंट्स के जाने के बाद पूरा दिन क्योंगजुन का पीछा करते हुए बिताता है। जिन्हा को एहसास होता है कि सिर्फ क्योंगजुन को ही पता था कि वो और सुम्बिन कहाँ छुपे थे। इसी बीच बाकी स्टूडेंट्स हैरान होते हैं कि कितनी जल्दी क्योंगजुन और उसकी गैंग एक दूसरे को धोखा देने लगे, पर वो अर्जेंट चीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे जूनही का नाम दीवार पर क्यों लिखा गया था। वो अंदाजा लगाना शुरू करते हैं कि क्या पहले भी और नाम लिखे गए होंगे, ये देखते हुए कि डॉक्टर ने अपनी स्किल 2 बार इस्तेमाल की है। आगे बढ़ते हुए जूनही यूजून का ख्याल रखने की कोशिश करता है, जो अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के गम में डूबा हुआ है। इसके बाद जूनही यूनसियो को वो फोटोज दिखाता है जो उन्होंने पहले दिन बाहर जाते वक्त ली थी। यूनसियो को रियलाइज होता है कि उन फोटोज में उनके चेहरे भी वैसे ही स्टैटिक और अस्पष्ट दिख रहे हैं जैसे उसे मिली उस पुरानी फोटो में थे। वो अकेले जाकर और इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करती है और वहाँ उसे फिर से एक भूत दिखाई देता है। उसे एक चाबी भी मिलती है और उसके फोन पर एक टेक्स्ट आता है। उसे गेम के होस्ट को ढूंढने के लिए कहा जाता है। बाद में उसके दोस्त उसे ढूंढ निकालते हैं और वो उन्हें बताती है कि क्या हुआ। जुवॉन और बाकी लोग उस पर विश्वास नहीं करते, पर जून ही उस पर भरोसा करता है। हालांकि वो जुवॉन से सहमत होता है कि उन्हें वो चाबी और मिशन सीक्रेट रखना चाहिए। उनका तर्क है कि बाकियों को बताने से सब एंग्शियस हो जाएंगे और उन पर माफिया होने का शक भी हो सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि यूनसियो का दावा है कि उसे मिला वो मैसेज पढ़ने के बाद अपने आप गायब हो गया। यूनसियो वादा करती है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और सबूत ढूंढ कर लाएगी। बहरहाल वो सब मिलकर तय करते हैं कि उस चाबी से गेम होस्ट को ढूंढने का मिशन पूरा करेंगे। वापस चलते हैं जिन्हा की तरफ। वो सस्पिशियस क्योंगजुन का पीछा करता है जो एक बैग लेकर अगली बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है। यूजून भी उन्हें देख लेता है और पीछा करने लगता है। वो सुनता है क्योंगजुन जिन्हा को कबूल कर रहा है कि उसे भी सुम्बिन के मर्डर के लिए फंसाया गया था। पता चलता है माफिया ने क्योंगजुन के कपड़े भी खून से रंग दिए थे, पर क्योंगजुन ने फैसला किया कि किसी और के पहले उन कपड़ों को जला दे। दोनों एक दूसरे पर शक करते रहते हैं और आपस में हाथापाई शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि यूजून चुपके से उनकी बात सुन रहा था और वो लड़ना छोड़कर उस पर टूट पड़ते हैं। वो यूजून को बांधने की कोशिश करते हैं, पर वो जवाबी हमला करता है। इस झड़प में क्योंगजुन गलती से यूजून को धक्का दे देता है और वो गिरकर अपना सिर एक ब्रिक पर मार बैठता है। क्योंगजुन जिन्हा को इस काम में शामिल कर लेता है कि यूजून का काम तमाम कर दे ताकि वो उनका राज उजागर न कर सके। दोनों यूजून का सिर ब्रिक से बुरी तरह कुचल देते हैं। क्योंगजुन और जिन्हा यूजून को ब्रिक से कई बार मारने के बाद मरा हुआ समझकर छोड़ जाते हैं। एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि यूजून असल में डॉक्टर था जिसने जूनही और एक और स्टूडेंट को बचाया था। शुरू में वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहता था पर नहीं बचा पाया। पता चलता है कि हीलिंग स्किल दोबारा इस्तेमाल करने से पहले एक कूलिंग पीरियड जरूरी है। दूसरी तरफ यूनसियो और जूनही उस फोटो एल्बम को ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि बाकियों को एविडेंस दिखा सके। जल्द ही अनाउंसर बताती है कि यूजून मर चुका है और वो एक डॉक्टर था। स्टूडेंट्स ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि किसी को दिन में मार दिया गया है, ये पहली बार होता है। वो तुरंत उसे ढूंढने और इन्वेस्टिगेट करने भागते हैं। सब डर जाते हैं कि माफिया अब गेम जल्दी खत्म करना चाहते हैं और उनकी हरकतें बढ़ती जा रही है। यूनसियो तुरंत समझ जाती है कि यूजून माफिया के हाथों नहीं मरा। वो सीन को एनालाइज करना और फोटोज लेना शुरू कर देती है। जुंगवॉन उसकी मदद करती है और उन्हें एक छुपा हुआ खून से सना ब्रिक मिलता है। साथ ही उन्हें एक जाना पहचाना फुटप्रिंट और एक शू सोल का टुकड़ा भी मिलता है। इसी बीच बाकी स्टूडेंट्स यूजून के शरीर को फ्रीजर में ले जाने में मदद करते हैं और फिर से इकट्ठा होकर इस नई घटना पर चर्चा करते हैं। वो सवाल करते हैं कि यूजून को क्यों मारा गया और माफिया पर अपना गुस्सा निकालते हैं। इसी दौरान ऊंचान को दीवार पर एक मैसेज लिखा मिलता है जो कथित तौर पर पुलिस की तरफ से था, जिसमें जूनही और दाबोम को माफिया बताया गया था। जैसी उम्मीद थी, ये मैसेज स्टूडेंट्स के बीच हलचल मचा देता है। सब जानना चाहते हैं कि जूनही सिटीजन है या माफिया। जूनही आकर जोर देकर कहता है कि वो माफिया नहीं है। यूनसियो उसका साथ देती है और कहती है ये मैसेज शायद उन्हें गुमराह करने के लिए फेक हो सकता है। सोमी यूनसियो पर ही ये मैसेज लिखने का इल्जाम लगाने की कोशिश करती है, पूछते हुए कि वो मीटिंग में देर से क्यों आई। बेशक जुवॉन जल्दी से अपनी बेस्ट फ्रेंड का बचाव करने आ जाती है। क्योंगजुन वो मैसेज उतारकर फाड़ देता है। वो मांग करता है कि सब स्टूडेंट्स एक दूसरे को अपने गेम मैसेजेस दिखाकर अपनी आइडेंटिटीज रिवील करें, पर यूनसियो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसे यकीन है कि उसने पता लगा लिया है कि यूजून को किसने मारा। क्यूरियस होकर स्टूडेंट्स एक कमरे में जाते हैं जहाँ यूनसियो उन्हें क्राइम सीन से मिले फुटप्रिंट की फोटो दिखाती है। साथ ही वो शू सोल का टुकड़ा भी दिखाती है जो उन्हें मिला था। जूनही
जूनी एक्सप्लेन करता है कि बास्केटबॉल प्लेयर्स अक्सर इस तरह के शू एक्सेसरी इस्तेमाल करते हैं। सबका ध्यान तुरंत क्योंगजून और जिन्हा की तरफ जाता है जो स्पोर्ट्स शूज पहने होते हैं। क्योंगजून तुरंत अपने शूज दिखाने को तैयार हो जाता है पर जिन्हा हिचकिचाता है। स्टूडेंट्स उसे पकड़ लेते हैं और देखते हैं कि वो शूज सोल एक्सेसरी उसी का है। सब हैरान रह जाते हैं और जिन्हा माफी मांगने लगता है। वो क्योंगजून पर भड़क जाता है कहते हुए कि डॉक्टर को असल में उसी ने मारा था। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है पर क्योंगजून ज्यादा ताकतवर होने के कारण जिन्हा पर हावी हो जाता है। गुस्से के इस पल में क्योंगजून गलती से ब्रिक का जिक्र कर बैठता है। ये बात यूनसियो और जुवॉन का ध्यान खींच लेती है क्योंकि उन्होंने तो कभी ब्रिक का जिक्र किया ही नहीं था। स्टूडेंट्स को एहसास होता है कि क्योंगजून भी इस मर्डर में शामिल था। क्योंगजून और जिन्हा एक दूसरे पर लड़ते और इल्जाम लगाते रहते हैं। जूनी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और इस दौरान चोटिल हो जाता है। यूनसियो बीच में आने की कोशिश करती है और उसे धक्का देकर हटा दिया जाता है। ये देखकर जूनी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो क्योंगजून को सजा देता है। आखिरकार और स्टूडेंट्स के बीच बचाव करने के बाद हालात शांत होते हैं। जैसे ही मामला ठंडा पड़ता है क्योंगजून बताता है कि जिन्हा की जेब से एक मार्कर गिरा था। वो जिन्हा पर आरोप लगाता है कि उसी ने दीवार पर वो मैसेज लिखा था। स्टूडेंट्स जिन्हा पर और शक करने लगते हैं भले ही वो सफाई देता रहे कि उसने कभी वो मैसेज नहीं लिखा। आखिरकार स्टूडेंट्स जिन्हा और क्योंगजून को अलग अलग कमरों में बंद कर देते हैं और उनके फोन्स ले लेते हैं। जूनी वादा करता है कि वोटिंग खत्म होने से पहले उन्हें उनके फोन्स वापस दे दिए जाएंगे। सोमी स्नैक बार की चाबियां लेने की कोशिश करती है पर क्योंगजून कहता है उसके पास नहीं है। जिन्हा और क्योंगजून बंद होते वक्त भी अड़े रहते हैं कि वो सिविलियंस है। इसके बाद सोमी और चोई मीना दाबोम को अपने साथ मिला लेते हैं कैफेटेरिया की चाबियां ढूंढने के लिए क्योंकि वो सबसे सुरक्षित जगह है। यहाँ तक कि कुल्हाड़ी भी शटर्स को तोड़ नहीं सकती। इसी बीच यूनसियो जूनी के घावों का इलाज करती है और देखती है वो ठीक है या नहीं। इस प्यारे रोमांटिक मोमेंट के बाद वो बाकियों के पास वापस लौटते हैं पर क्लिनिक से निकलने से पहले यूनसियो को पाविडोन मिलता है और उसे शक होता है कि इसी से दीवार पर वो मैसेज लिखा गया था। स्टूडेंट्स एक मीटिंग करते हैं और आगे क्या करना है इस पर डिस्कस करते हैं क्योंगजून और मिन्हा को लेकर। जून ही आर्ग्यू करता है कि उन्हें फिर भी वोट करने दिया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स मान जाते हैं कि वोटिंग के समय दोनों कल्प्रिट्स को उनके फोन्स वापस दे दिए जाएंगे। वो आगे पीछे बहस करते हैं कि दोनों में से ज्यादा सस्पिशियस कौन है और यूनसियो बताती है कि उसे यूजून की मौत को लेकर एक बात परेशान कर रही है। आमतौर पर अनाउंसर हर बार कहती है कि उस स्टूडेंट को एक्सिक्यूट किया गया है पर इस बार उसने कहा यूजून मर चुका है। एक अलग तरह का वर्डिंग। वो और चर्चा करते हैं और स्टूडेंट्स पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी स्किल्स इस्तेमाल करके क्योंगजून और जिन्हा की आइडेंटिटीज रिवील करे। यूनसियो इससे असहमत होती है और कहती है इससे पुलिस की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसी बीच क्योंगजून और जिन्हा समय बीतते हुए बेचैनी से अपनी किस्मत का इंतजार करते हैं। मीटिंग के बाद स्टूडेंट्स छुप जाते हैं जबकि जूनही जिन्हा को उसका फोन लौटाने जाता है। जिन्हा रहम की भीख मांगता है पर जूनही कहता है तुमने यूजून पर भी कोई रहम नहीं दिखाया था। जहाँ जिन्हा को एहसास होता है कि उसे वोट आउट कर दिया गया है वही क्योंगजून खुद को ये सोचकर सांत्वना देता है कि उसके पास इंश्योरेंस है। पता चलता है वही था जिसने दीवार पर वो मैसेज लिखा था पर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। दाबोम, सोमी और मीना उसे घेर लेते हैं। वो उससे कैफेटेरिया की चाबियां मांगते हैं। वो उसे धमकाते हैं और वो मजबूरन दिखा देता है कि उसने चाबियां कहाँ छुपाई है। दाबोम उसे वापस उसके कमरे में ले जाता है और उसे धोखे से अंदर भेज देता है उसका फोन लाने के बहाने। समय कम होने के कारण क्योंगजून जल्दी से अपना फोन लेने भागता है और दाबोम उसे अंदर ही लॉक कर देता है। जैसा उम्मीद थी क्योंगजून उसे धमकाता है और चेयर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। वोटिंग खत्म होने के बाद जिन्हा जो एक सिविलियन था उसे एक्सिक्यूट कर दिया जाता है और सोमी व मीना कैफेटेरिया में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ क्योंगजून याद करता है कि उसे कैसे फंसाया गया था और उसे कुल्हाड़ी और खून से सने शर्ट्स अपनी हाइडिंग स्पॉट के बाहर मिले थे। वो अगले दिन अपना बदला लेने की प्लानिंग करने लगता है। दुर्भाग्यवश दाबोम जो एक माफिया है हमारे बुल्ली के लिए कुछ और ही सोच रखता है। वो क्योंगजून का मजाक उड़ाता है और दोनों में लड़ाई होती है जब तक क्योंगजून बेहोश नहीं हो जाता। क्योंगजून ये जानकर हैरान रह जाता है कि दाबोम ने उसे मात दे दी। जैसे ही क्योंगजून पूरी तरह सो जाता है दाबोम उसे ईयरफोन्स पहना देता है। उसे पता है कि मरते वक्त इंसान की आखिरी ख्वाहिश म्यूजिक सुनने की होती है और वो नहीं चाहता कि क्योंगजून खुद को मरता हुआ सुने। एक अजीब सा अनएक्सपेक्टेड मर्सी किसी माफिया की तरफ से। तो दोस्तों यही था एपिसोड 4 से 8 तक का पूरा ब्रेकडाउन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में।